राम मंदिर आंदोलन की तारीख बताने की नौबत अमित शाह को क्यों आई है, वो भी त्रिपुरा में जाकर क्यों आई है। राहुल गांधी को कान खोलकर सुन लो कहने की नौबत क्यों आई है। ये व्यक्तिगत तौर पे हमारी समझ से परे है, हम जानने की कोशिश करेंगे भी। लेकिन राहुल गांधी कहाँ पानीपत में है, हरियाणा में घूम रहे हैं। अमित शाह कहाँ त्रिपुरा में है। राम मंदिर कहाँ अयोध्या में है। जहां तक मेरी जानकारी है त्रिपुरा से कोई ट्रेन भी अयोध्या के लिए नहीं चलती होगी। तो इन परिस्थितियों में किस प्रकार राम मंदिर का उद्घोष किया जा रहा है और राम मंदिर के सहारे अब कितनी बार वोट लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया और सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिट सरकार में बैठे हुए लोग किस प्रकार से लेने की कोशिश अंतिम दम तक कर रहे हैं। ये सारी चीजें सवालों के घेरे में है और सवालों के घेरे में यह भी है कि आखिर राहुल गांधी ही क्यों, राहुल गांधी पर ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि भूल गया हूं मैं राहुल गांधी कौन है। आप भी भूल जाइए, पत्रकारों से उन्होंने कहा था। तो उन राहुल गांधी की को याद करने की नौबत क्यों आ रही है कांग्रेस भाजपा के लोगों को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और लुटियंस अड्डा के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरुण त्रिपाठी जी, और कई सारे चैनलों के चैनल हेड की भूमिका निभा चुके वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत रविकांत जी मैं आपसे कर रहा हूं, ये आखिर कारण क्या है। पहले तो आप ये बताइए कि किसी ने इनविटेशन आपको दिया है, आपने किसी को ऐसा इनविटेशन दिया है, कान खोलकर सुन लो। हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा इनविटेशन देने की परंपरा क्या ये बोको हराम से आई है या लश्कर तोयबा से आई है या बब्बर खालसा से आई है या आरएसएस से आई है या विश्व हिंदू परिषद से, कहां से, कौन सी परंपरा में ये होता है। नहीं, हम लोगों को तो इस तरह का इनविटेशन नहीं मिला और मुझे नहीं लगता है कि ये भारतीय परंपरा है। ये हो सकता है कि गुजरात की और अमित शाह जी की अपनी परंपरा हो या वो नई परंपरा शुरू कर रहे हो, ये भी हो सकता है। बहरहाल जो अमित नहीं, शाह ने मैं ये कहा, आपसे जानना चाह रहा हूँ रविकांत जी, परंपरा की बात तो आपने कर दी, आप ये बताइए कि राहुल गांधी ही क्यों, जबकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम इन सब दौड़ से बाहर हैं। वो कह चुके हैं आप भूल जाइए राहुल गांधी को, मैं खुद भी भूल गया हूं, आप ढो रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी नहीं ही नहीं, क्यों, अटैक तो खड़गे कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि वो कोई राम मंदिर के पुजारी हैं क्या। जदयू के लोगों ने पूछा है कि राम मंदिर तो ठीक है भाई बन रहा है, कोर्ट ने कहा बन रहा है, बन जाएगा, सब लोग जाएंगे, लेकिन हर साल 2 करोड़ रोजगार, यानी 9 साल में 18 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, जदयू पूछ रही है। तो डर किसका है कि राहुल गांधी को बीच में लाया जा रहा है राम मंदिर के साथ। देखिए राहुल गांधी भले ही अपनी उन छवियों को पीछे छोड़ चुके हों जो गोदी मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए बनाई गई थी और जो संकोच कभी राहुल गांधी किया करते थे, अब राहुल गांधी खुल करके टारगेट कर रहे हैं गोदी सेठों पर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं छोड़ आया हूं कि राहुल गांधी कौन है। और उसमें एक और बात है, उन्होंने कहा कि मैं सत्ता तो जहर के समान है मेरे। तो वो भी संकेत राहुल गांधी ने दे दिया है कि वो सत्ता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए कर रहे हैं। और ऑब्वियस है कि उसमें उनकी पार्टी भी शामिल होगी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह का ये जो बयान है उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए दो बड़े मुद्दे होंगे। एक तो राम मंदिर का मुद्दा होगा कि वो बनवा रहे हैं, माने उनके शब्दों में, और दूसरा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने होंगे। और ये बात पहले भी होती रही है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने राहुल गांधी को पहले तो कमजोर किया, उनकी छवियों को कमजोर किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी के सामने उन्हीं को पेश किया। तो तो बीजेपी बिसात भी अपनी बिछाती है और सामने भी लड़ाती भी राहुल गांधी को कि वही है। और उसके बाद उनका प्रचार ये रहता है कि साहब देखिए नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी नहीं लड़ सकते, इसलिए बहुत कमजोर प्रतिद्वंदी है, तो नरेंद्र मोदी को जीतना चाहिए। मुद्दों की बात नहीं होती। तो मुद्दे के रूप में राम मंदिर होगा और नेतृत्व के रूप में राहुल गांधी होंगे, ये ऐसा संकेत लगता है। अब ये क्यों हो रहा है जो आपने कहा, उसकी बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से खड़गे साहब लगातार हमले कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और खड़गे साहब की जो जोड़ी है उसने संभवतः तय कर लिया है कि कहां और किस पर हमको हमला करना है। राहुल गांधी मीडिया पर हमला कर रहे हैं, पूंजीपतियों पर हमला कर रहे हैं और मुद्दों को हटा रहे हैं।
देश में संभवतः आज का ही भाषण है उनका, मैं देख रहा था, असमानता की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में 100 लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। तो वो किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, और खड़गे साहब हमलावर हैं नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने अपने नरेंद्र मोदी के सामने अपने को खड़ा कर लिया। गुजरात चुनाव में जब वो कहते हैं कि आपकी तो कोई चाय भी पी लेता था, मेरी तो कोई चाय भी नहीं पी सकता, माने उन्होंने सीधा अपनी दलित आइडेंटिटी को सामने लाकर के खड़ा कर दिया है। मोदी जी अगर ओबीसी बन जाते हैं, वंचित बन जाते हैं, या वो कोट एंड कोट नीच बन जाते हैं, तो अब खड़गे साहब अपनी उस आइडेंटिटी को सामने ला रहे हैं जिसमें वो अनचाहे, या कोई नहीं चाहता कि हम कहां पैदा होंगे, कोई नहीं जानता। तो जो नियति के कारण जहां वो पैदा हुए हैं उस आइडेंटिटी को सामने ला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर भारत की जो लड़ाई है वो मूलतः जाति के आधार पर होती है, जो चुनावी लड़ाई, और इसलिए वो उस आइडेंटिटी को सामने ला रहे हैं। और उनकी अवस्था भी जो है बहुत उम्रदराज है, बहुत वरिष्ठ हैं। तो बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि वो खड़गे साहब पर हमला करे, क्योंकि खड़गे साहब पर हमले करने का मतलब है कि पूरे अंबेडकरवाद पर हमला करना, और उस चुनौती पर को सीधे प्रश्नांकित करना। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी आप देखिए, नीतीश कुमार जिन सवालों को उठा रहे हैं वहां पर भी कोई हमला नहीं है। नीतीश कुमार जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं, माने ओबीसी का पूरा सामाजिक न्याय का वो सवाल उठा रहे हैं, वहां भी हमला करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए वो राहुल गांधी को कमजोर कड़ी मान करके, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी कमजोर कड़ी है आज की तारीख में, लेकिन कमजोर कड़ी मान करके उन पर हमला किया जा रहा है। और इसीलिए अमित शाह का ये बयान आया है, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी यही मुद्दा, और विपक्ष के नेता के रूप में बीजेपी अपना तय करेगी ना कि किसके साथ लड़ना है, और वो राहुल गांधी को सामने रखेगी। रविकांत जी, जब सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, राजेंद्र प्रसाद गए थे। राम मंदिर के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद को मौका नहीं दिया गया। शायद उनकी वो जिनकी कोई चाय नहीं पीता वाली आइडेंटिटी कहीं संघ परिवार के नैरेटिव में फिट ना बैठी हो सकता है कारण, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी सॉफ्ट टारगेट, जो अनिल जी कह रहे हैं कि बने हुए हैं, विपक्ष चाहता है कि अपना प्रतिद्वंदी हम खुद चुने, राहुल गांधी को ही भारत जोड़ो यात्रा को संत समाज से जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि स्ट्रेटजिकली कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी के रहने से कम नुकसान हो, ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का मुकाबला करने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आ सकती है? जैसे मान लीजिए कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी या नीतीश कुमार, ये तेजस्वी यादव कहने लगे कि नहीं हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नीतीश कुमार है, वो कास्ट सेंसस का अपना रथ लेकर के निकले, उसको मुकाबला करने में हो सकता है दिक्कत आ सकती है। हिंदुत्व का नैरेटिव फ्रैगमेंटेड रूप में दिख सकता है। आपको आने वाले समय में क्या लग रहा है कि बीजेपी पूरे के पूरे माहौल को मोदी वर्सेस राहुल बनाने में 2019 की तरह कामयाब हो जाएगी क्या? देखिए दोनों चीजें, एक तरफ तो जो अनिल जी ने और सतीश जी ने कहा, मैं थोड़ा सा फर्क करता हूं। जो राम मंदिर का मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना मुद्दा है, और जिस वक्त मस्जिद गिराई गई थी उसके बाद का जो इलेक्शन है वो भी हम लोगों को याद होगा कि उसमें कांशीराम और मुलायम सिंह ने मिलकर के बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था। और उसके बाद भी आप देखिए कि राम मंदिर का इशू भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में बहुत ज्यादा मददगार साबित नहीं हुआ। जो मददगार साबित होता है वो विभाजन होता है, सांप्रदायिक विभाजन, और उसके लिए मुझे लगता है कि पृष्ठभूमि तैयार है। वो है काशी और मथुरा, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, हालांकि जो पहले नियम सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के अलावा किसी और धार्मिक स्थल पर कोई आगे कोई और विवाद नहीं होगा, लेकिन अब ये दोनों सर्वे के लिए जब इस तरह के संकेत मिले हैं और उसका प्रक्रिया शुरू हो गई, तो यहां से समाज का विभाजन किया जाएगा, सांप्रदायिक विभाजन पैदा किया जाएगा, वोट वहां से हासिल होगा। राम मंदिर उनका अनंत काल के लिए मुद्दा है, सतीश जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, राम मंदिर उनके केंद्र में होगा,
लेकिन राम मंदिर बनने से बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला है। वोट मिलेगा सांप्रदायिक विभाजन से, और इसके लिए वो तैयारी है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये मुद्दे ज्यादा प्रभावशाली दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि विपक्ष का कौन लीडर होगा, तो एक तो मुझे लगता है कि वो सामूहिक नेतृत्व तो फिलहाल दिखेगा। उसमें खड़गे साहब भी कभी आगे दिखेंगे, कभी राहुल गांधी भी होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे। लेकिन जो आपने कहा कि नीतीश कुमार से टकराना, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना सिर्फ एक इशू नहीं है, पूरी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स सामने खड़ी होगी और ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा सामने आएगा। जब जातिगत जनगणना का सवाल होगा तो फिर संसाधनों का भी सवाल होगा। कल से ही शुरू हो रही है बिहार में, कल से ही जातिगत जनगणना बिहार में शुरू हो रही है, और उसके बाद जो आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों के जरिए राजनीति होगी, ओबीसी की गोलबंदी होगी। ठंडा में स्कूल बंद है, सारे मास्टर साहब लोगों को लगा दिया गया है कि जाइए कल से गिन करके आइए। वो उनका केंद्रीय मुद्दा, और नीतीश कुमार की जो ब्रांडिंग होगी वो इसी के जरिए होगी। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने अभी छोड़ दिया है। हम सब जानते कि देखिए, राजनीति में जो भी है वो उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबकी है। तो नीतीश कुमार अब इसी मुद्दे को, जब ये आंकड़े जारी होंगे उसके बाद ज्यादा मुखर होंगे वो। और खड़गे साहब तो बिल्कुल है ही, अभी से लगे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति है संभवतः कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खड़गे साहब को आगे कर देंगे, ये उनकी रणनीति है। और राहुल गांधी उसके लिए कतई बेचैन नहीं है। राहुल गांधी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती ये जो आरएसएस और बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति है वो है, और वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमने इस खाई को पाट लिया तो लंबे समय तक जी राम मंदिर का मुद्दा उछल रहा है, तो राम मंदिर के मुद्दे की काट के लिए राम मंदिर से सहमति जताने वाली तमाम विपक्षी पार्टियां खड़गे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री का नारा भी तो उछाल सकती हैं। बिल्कुल, वही मैंने कहा ना कि वो तो उनका ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। और राम मंदिर को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कौन विरोध करेगा। राम को लेकर के कोई विरोध कर सकता है भाई, कोई राम को ना मानता हो लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा ना भाई। इस देश में जो सर्वधर्म संभाव है, हम भले ही नास्तिक हों या हम राम को ना मानते हो, हम किसी और को मानते हो, तो भी हम दूसरे धर्म का, दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं। ये इस देश में तो ऐसा कोई नहीं है, चाहे हिंदू, हाँ एक आध सिरफरा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है ही इस तरह के लोग कुछ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, वो किसी दूसरे के धार्मिक आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो इश्यू होगा, क्योंकि एक तो राम मंदिर कोई बीजेपी बना रही है क्या, सवाल ये भी तो है। और राम मंदिर अगर खुलेगा तो वो बीजेपी के लिए खुलेगा क्या, वो तो सारे देश के लिए खुलेगा। और अगर ये उद्घाटन बीजेपी के लिए हो रहा है तो फिर बीजेपी का मंदिर बन रहा है, वो राम का मंदिर कहां है। तो आपने राम को तो बहुत छोटा कर दिया ना। ठीक वैसे ही उस चित्र की तरह जैसे मोदी जी रामलला को लेकर के जा रहे थे, तो आप राम का अपमान कर रहे हैं कि राम का सम्मान कर रहे हैं, सवाल ये भी तो होगा। अमित शाह जो कह रहे हैं, अगर आप इस वाक्य का ही विश्लेषण करें तो जो वो कह रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो कर रहा है या गृह मंत्री कर रहे हैं। ये गृह मंत्री का काम है क्या, वो उनका काम नहीं है। और क्या ये कह करके वो ट्रस्ट को प्रभावित कर रहे हैं। उनके काम से तो उनको प्रज्ञा ठाकुर ने मुक्त कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मान चुकी है। सरेआम उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग अपनी सुरक्षा धारदार चाकू रख के खुद कीजिए। उनके कहने का मतलब तो यही था ना कि राज्य सरकार यही होगा। मैंने कहा था कि असल राजनीति यही होगी, बीजेपी की जो चुनावी राजनीति है वो यही होगी। लव जिहाद और आपका बुलडोजर और इसके अलावा और जो धर्मांतरण, यही इश्यूज होंगे उनके सामने। वही डर दिखाया जाएगा कि मुसलमान हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ रही वगैरह वगैरह। वहां आंकड़ों के बगैर बात होती है, जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि अगले 500 साल में भी मुसलमानों की जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ सकती। उनका जो रेट है वो आप देख लीजिए, पिछले 2 दशकों में घटा है। आनुपातिक जो रेट है वो मुस्लिम का घटा है। और हिंदुओं में भी आप देखिएगा तो
दलितों का रेट आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां अशिक्षा है, वहां गरीबी है। ठीक वैसे ही मुसलमानों में जहां शिक्षा और गरीबी है, वहां जो रेशियो है वो ज्यादा है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समृद्ध तबका है, उसमें रेशियो आपको कम मिलेगा। तो जैसे जैसे समाज जो प्रोग्रेसिव हो रहा है, जो समृद्ध हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, वहां अपने आप पॉपुलेशन कम हो रही है। तो ये तो बेवजह का डर है, लेकिन यही डर पैदा करके बीजेपी को चुनावी फायदा मिलता है। और जहां तक बात राहुल गांधी की है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब राहुल गांधी को वो राम के मुद्दे पर घेर सकते हैं। हाँ, ये जो आप कह रहे थे कि हो सकता है कि स्ट्रेटजी हो, मैं केवल इस पर एक मिनट बात करूंगा। जब ये चिट्ठी आई या ये जो बयान आया, उसमें मुझे एक स्ट्रेटजी दिखाई पड़ती है कि जो राहुल गांधी असल सवाल उठा रहे हैं, वो असल मुद्दे गायब कर दिए जाए और राहुल गांधी की छवि वो बनाई जाए कि वो देखिए राम मंदिर से भी उनका बुलावा आ रहा है। तो राम का जो मुद्दा है वो सेंटर में रहे, माने धर्म का मुद्दा सेंटर में रहे, राहुल गांधी के सवाल पृष्ठभूमि में चले जाए। ये तो मुझे रणनीति लगती है।